ओके गाइस, आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दैट इज़ साइंस। ठीक है, लेवल 2 वालों के लिए है और ये जो पेपर है आपका 1 फेब को जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था दैट इज़। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, एक वीडियो में मैंने शायद ये चीज़ कन्फेस कर दी थी कि जितने भी बेसिक होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बेस ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं। वो गलत है, क्योंकि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना वो हमेशा एसिडिक होते हैं और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो हमेशा बेसिक होती हैं। क्लियर? अधात्विक से याद रखिएगा, जो नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल हमेशा कैसी होगी? एसिडिक। क्लियर? और जो बेस मेटल ऑक्साइड होता है वो हमेशा कैसा होगा? आपका बेसिक। क्लियर? नॉन मेटल जो होगी वो हमेशा एसिडिक होगी और जो मेटेलिक होगी, मेटेलिक ऑक्साइड, वो हमेशा बेसिक होगा। क्लियर? इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगी। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ए टॉय कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई टॉय कार है, खिलौना कार, वो 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक सीधी रेखा में गति कर रही है। 1 मिनट के बाद वो विराम अवस्था में आ गई। 1 मिनट तक चली, फिर उसके बाद वो विराम अवस्था में आ गई। तो उसने कितनी दूरी तय की है? तो यहाँ पे आपसे पूछा है हाउ फार। दूरी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर चाल इनटू समय। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा? यहाँ पे 1 मिनट बोला है। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 60 मीटर पर सेकंड और यहाँ क्या है? मिनट। तो 1 मिनट में होता है हमारा 60 सेकंड। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 360 सेंटीमीटर। क्लियर? क्योंकि यहाँ यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ क्या है? पर सेकंड। यहाँ क्या है? मिनट। मिनट को कन्वर्ट किया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दूरी का फॉर्मूला होता है आपका चाल इंटू समय। चाल क्या है? 6 मीटर पर सेकंड और समय क्या है? 60 सेकंड। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट क्या दी हुई है यहाँ? सेंटीमीटर। सो द आंसर विल बी 360 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक लाइन क्वेश्चन है। क्लियर? अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, एक छोटी गेंद है जिसका जो वॉल्यूम है, आयतन, वो 25 सेंटीमीटर क्यूब परिकलित किया गया और हवा में इसका भार जो है वो 30 ग्राम है। यह गेंद जल में तैरेगी या फिर उसमें डूब जाएगी। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना वो हम निकालेंगे D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वॉल्यूम उतना कम होगा, मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? गेंद का आयतन कितना दिया हुआ है आपको? 25 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? और वायु में इसका भार कितना है? 30 ग्राम। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जो पानी होता है ना, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हम यूजुअली मानते हैं 1। ठीक है, जब वाटर की डेंसिटी 1 है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको? सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर के केस में पानी में क्या होगा? इस गेंद का आयतन जो है अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 1.25 और ये कितना है? 1 मीटर और यहाँ कितना है आपका? 1.25 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। उस केस में क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम होगा गेंद का वो पानी के वॉल्यूम से क्या होगा? ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये डूब जाएगी, क्योंकि पानी का वॉल्यूम कितना होता है आपका? 1 और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो उस केस में क्या होता है? जब भी किसी चीज़ का डेंसिटी जो है, जो सॉल्यूशन है उससे ज़्यादा होती है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होगा? आपका डूब जाएगा। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। बेसिकली वाटर की जो डेंसिटी होती है ना दैट इज 998.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में है, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.25 आता है। उस केस में इसकी डेंसिटी जो होती है वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा? 1.25। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा आपका? 1। तो पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा और इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? पानी का वॉल्यूम कितना होता है आपका? एम क्यू में इसको मेजर करते हैं, परिकलित करते हैं, ये होता है आपका 1 मीटर क्यूब। ठीक है, आई जस्ट होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो। अगर इस क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कि बॉल जो है वो उसके अंदर डूब जाएगी। आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। यहाँ पे वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? गेंद का जाता है। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे दिस विल बी योर 1.25। ठीक है, और ये जो है आपका पानी का वॉल्यूम कितना होता है? 1 mm क्यूब। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये इसके ऊपर उसमें सिंक कर जाएगी।
नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ द फिलामेंट इन ए बल्ब मेक्स इट ग्लो। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए जो बल्ब होता है ना, इसकी जो फिलामेंट होती है वो बनती किसकी है, टंगस्टन की। ठीक है, टंगस्टन क्या होता है, आपका एक मेटल होता है जिससे उसको बल्ब का जो वायर होता है उसको बनाते हैं। अंदर आपने ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी ना, फ्यूज होता है तो वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि तंतु का कौन सा गुण है जो है उसे इल्यूमिनेट करता है, यानी कि फिलामेंट जो है उसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे बल्ब ग्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये जब फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो एक लीनियर पाथ में होता है। ठीक है, एरिया जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स उतने इजीली फ्लो कर पाएंगे। लेकिन हीटिंग इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से क्या होगा, इसमें हीट जनरेट होगी और हीट की वजह से बल्ब जो होता है वो आपका ग्लो करता है। जो आपके वो होते हैं फ्यूज वायर जो होते हैं, ठीक है, फ्यूज वायर में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए करंट एकदम से बहुत ज़्यादा आया, हाई वोल्टेज है, तो उस कंडीशन में फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट होके तुरंत ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे जो तंतु होती है उसमें क्या होगा, आपका प्रतिरोध बहुत उच्च होना चाहिए और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। और जो फ्यूज वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करने के काम में आता है। नाम ही है प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब किसी भी चीज़ में रोड़ा लगाना। तो जो रेजिस्टेंस होगा जब आप उसको इसके अंदर लगाएंगे इलेक्ट्रिक वायर में, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा। उस केस में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो रोकने की कोशिश करेगा तो हीट जनरेट होगी, और जैसे ही हीट जनरेट होगी तो आपने देखा होगा जब थोड़ी देर हम बल्ब जलाते हैं तो वो गर्म होने लगता है, और उसी हीट की वजह से बल्ब जो है वो आपका प्रकाश देता है। ठीक है, प्रदीप्त होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा हाई रेजिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूसेस एट हाई एल्टीट्यूड, देयर इज डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड्स। अब यहाँ पे अगर हिंदी में देखें कि ऊंचाई पर जल का जो क्वथनांक है वो लो होता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, हमारे यहाँ पानी कितने पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर। लेकिन जब जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई पर जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड पे जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, पानी आपका यूजुअली 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होने लग जाता है। जिसकी वजह से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि दाल जो है वो वहाँ खाना बनाने में कठिनाई आती है। क्यों आती है, जब पानी इतने पे ही बॉईल होने लग जाएगा तो खाना जो आपने डाला है कुकर के अंदर वो प्रॉपरली बॉईल हो ही नहीं पाएगा। हमारा खाना 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके प्रॉपर पकता है। अब जब 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे ही वो खाना उतना मतलब हीट ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा, दाल कच्ची रह जाएगी। रीजन क्या दिया है कि ऊंचाई पे जो वायुमंडलीय दाब है उसका ह्रास होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आपने एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स पढ़ी होंगी, इसमें ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, आयोनोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है। ठीक है, तो जो क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल है, धीरे धीरे ये लेयर्स जो होती हैं वो क्या होंगी, ऊंचाई पे जाने पे कम होने लगती हैं। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो धीरे धीरे इन बेल्ट्स का कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऊपर जाने पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे रीजन और कारण दोनों ही सही हैं, और रीजन जो है वो अभिकथन की सही से व्याख्या करता है। आई रिपीट, ऊंचाई पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉईल होने लगता है। रीजन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, आपने कई लोगों को देखा होगा नाक से खून भी आने लगता है। क्यों, क्योंकि बॉडी का जो प्रेशर है वो तो ज़्यादा रहता है और वायुमंडलीय प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। तो उससे क्या होता है, बॉडी प्रेशर मतलब एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से कई लोगों के नाक में से खून आने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे पूछा है साउंड जो है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा कथन सही है। ध्वनि सभी माध्यमों में संचरित होती है, बिल्कुल सही बात है। ध्वनि सॉलिड में भी जाती है, ध्वनि लिक्विड में भी, और ध्वनि गैस में भी। ठीक है, कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने एक प्लेट ली, ठीक है, और इस प्लेट को आप चम्मच से बजा रहे हैं, तो आपने देखा होगा साउंड डेवलप होती है। इस साउंड में क्या होगा, जब आप चम्मच से इस प्लेट को पीट रहे हैं तो प्लेट किसकी बनती है, स्टील की बनती है। तो स्टील के जितने भी है इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, या जितने भी छोटे छोटे कण हैं, वो सारे कण एक साथ वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट होगा, फिर ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा, फिर ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी थाली जब जमीन पे गिर जाती है तो बहुत देर तक साउंड आता रहता है। क्यों, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एकदम वाइब्रेट होते हैं। और ध्वनि की प्रोसेस में क्या होता है, ये वाला जो पार्टिकल होगा ना, ये इसको धक्का मारेगा, ये वाला पार्टिकल इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा। तो उस केस में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स एक साथ से वाइब्रेट करने लगते हैं।
तो कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है? नहीं। कंपन का जितना उच्च आयाम होता है, एक चीज समझिए, एक तो होती है आपकी आवृत्ति, ठीक है, और एक होता है आपका आयाम। आयाम जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये हमेशा ध्वनि की प्रबलता को बताता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ध्वनि की प्रबलता जो है वो ध्वनि के किस फैक्टर से डिनोट होती है? दैट इज योर आयाम। आयाम से आप ये पता लगाते हैं कि आवाज कितनी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है। जैसे शेर है, शेर की दहाड़ कैसी होती है? बहुत तेज होती है, कितनी दूर से सुनाई देती है। मच्छर की भिनभिनाहट सुनाई देती है? नहीं देती। क्यों? क्योंकि शेर की आवाज का जो आयाम होता है वो बहुत हाई होता है, जबकि मच्छर की आवाज का जो आयाम होता है वो कैसा होता है? कम होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो ध्वनि के तारत्व को डिसाइड करती है। कैसे? आवाज कितनी ज्यादा बारीक और मधुर है, तारत्व जितना ज्यादा होगा ना, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, तारत्व उतना ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, तारत्व उतना ज्यादा होगा, और उस केस में आवाज जो है वो उतनी ही ज्यादा मधुर होगी। आवाज जो है कर्कश नहीं होती है। जैसे सिंगर्स होते हैं, इनकी आवाज का जो तारत्व होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी आवाज बहुत सॉफ्ट और पोलाइट होती है और हमको सुनने में अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए, हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड, बिल्कुल सही बात है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन श्रिलर द साउंड। और जहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, आवाज का तारत्व कम होगा, तो वो आवाज कैसी लगेगी? आपको कर्कश लगेगी। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडिया, सॉलिड से भी पास होता है, लिक्विड से भी पास होता है, गैस से भी पास होता है। लेकिन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज, नहीं, साउंड किसी भी चीज से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज जो होती है उसमें क्या अंतर है? ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि जो इमेज होती है वो दो टाइप की होती है। एक हो गया आपका रियल और एक होती है आपकी वर्चुअल। एक चीज याद रखिएगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी कि रियल इमेज जो होगी ना वो हमेशा उल्टी बनेगी, और जो वर्चुअल इमेज होती है ना वो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ये चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा या सीधा हो सकता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग साइज का हो सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो समान साइज का होता है। ये बात भी सही है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो रियल इमेज होती है ना उसको आप पर्दे पर नहीं ले सकते, ये गलत है। रियल इमेज हमेशा पर्दे पर ली जा सकती है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होगा, आप जब प्लेन मिरर यूज करते हो, डेली रूटीन में हम प्लेन मिरर यूज करते हैं, आप अपने आप को देखते हो मिरर में, तो उस केस में क्या होता है? आप अपनी इमेज एक पर्दे के पीछे देखते हो। आप उसको किसी कैनवास पे उतार सकते हो? नहीं उतार सकता। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है और आप अपने आप को बिल्कुल सीधा देखते हो। वो इमेज आपको इन्वर्टेड दिखती है? नहीं दिखती। आपने गाड़ी में साइड में लगे हुए उत्तल दर्पण देखे होंगे, ठीक है, उन उत्तल दर्पण में क्या होता है? इमेज जो होती है ना वो डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी होती है, ठीक है, आपको कितनी दूर तक का दिखाई देता है। प्लस इसकी इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। दूसरा वर्चुअल होती है। आप उसको कैनवास पे उतार सकते हो? नहीं। किसी और चीज पे उतार सकते हो? नहीं। हमेशा इमेज कैसी बनेगी? पर्दे के पीछे बनेगी। तो जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है ना वो हमेशा छोटी होती है, जबकि जो रियल इमेज होती है वो अलग अलग साइज की हो सकती है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो आपकी उल्टी या सीधी हो सकती है, जबकि रियल इमेज कैसी होती है? हमेशा सीधी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होगी। और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको आप पर्दे पर नहीं ले सकते, जबकि जो रियल इमेज होती है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वर्चुअल इमेज होती है आपकी वो अलग अलग साइज की नहीं होती है, छोटी होती है, जबकि रियल इमेज जो होती है वो आपकी अलग अलग साइज की हो सकती है। जब हम अवतल दर्पण देखते हैं तो अवतल दर्पण में हमको रियल और इन्वर्टेड भी मिलता है और वर्चुअल और इरेक्ट भी मिलता है। वर्चुअल इरेक्ट कब मिलता है? जब फोकस और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज हमको वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, कि जो आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब है निम्नलिखित को पहचानिए। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर यह बल लगाती है।
दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मान लीजिए आप धरती पे खड़े हैं या धरती पे कोई भी चीज पड़ी हुई है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा है किसी भी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता बल। इसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, किसी भी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता बल, ये होती है आपकी प्रेशर की डेफिनेशन। फिर होता है अस्पर्शिबल। अस्पर्शिबल होते हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को आपस में टच ना करें। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स में क्या होगा, आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, आपके पैर और धरती के बीच में क्या है, फ्रिक्शन लगता है। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उस पर फ्रिक्शन, दो कॉन्टैक्ट जो है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन अगर हम मैग्नेट की बात करें तो जो मैग्नेट होता है और आयरन होता है, ये बहुत दूर से ही एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी भी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता बल, ये इसकी डेफिनेशन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो यहाँ क्या होगा आपका अस्पर्शिबल मैग्नेटिक फोर्स, ये होगा आपका दाब, और ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। मैं फिर से बता देती हूँ, कोई भी वस्तु जो दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाएगी तो वो होता है हमेशा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है जिसकी वजह से चीजें इंटैक्ट रहती हैं। सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता बल, दिस इज योर प्रेशर, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अस्पर्शी बल कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए और दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। जबकि आपका जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो कौन सा होता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब है पहचानिए कि कौन एक भोज्य परिरक्षक नहीं है, यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव इनमें से कौन सा नहीं है, विच इज नॉट ए फूड प्रिजर्वेटिव। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम बेंजोएट जो है उसको जब हम जेली बनाते हैं या फिर सॉस बनाते हैं उनमें एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसको भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, इसको तो हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, जैसे अचार बनाते हैं तो अचार में मम्मियाँ नमक डालती हैं जिससे कि जो पानी है वो बाहर निकल जाए। लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट होता है दिस इज योर Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को हम एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये तीनों याद कीजिएगा, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछता है कि विच इज ए फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम क्लोराइड। शुगर भी जो है वो भी आपका एक प्रिजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट फिजिबल। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो मालूम करनी पड़ेगी। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेंगे, और ये यकीन मानिए कि हर साल सीटेट एक क्वेश्चन तो रिएक्टिविटी सीरीज में से पूछता ही पूछता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कौन सी अभिक्रिया जो है वो संभव नहीं है। 2Na प्लस MgO, ये क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम जो होता है सबसे ऊपर आता है आपका पोटेशियम, फिर आता है आपका सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा, इस मैग्नीशियम को इजीली रिप्लेस कर सकता है और क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड। प्लस मैग्नीशियम को, ये सिंगल धातु है, इसको क्या करेगा, ये इजीली रिमूव कर देगा। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस करके जिंक ऑक्साइड बना देगा। ये इसको रिप्लेस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर बना देगा। ये जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर बना देगा। लेकिन कॉपर और आयरन जो होता है, इसमें कॉपर जो है वो आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये जो सिंगल एलिमेंट होता है दिस कांट रिप्लेस आयरन। तो ये जो है लीस्ट रिएक्टिव प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कि जो आयरन है वो Cu के थ्रू रिप्लेस नहीं होगा। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी ही पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज याद करिए, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो सबसे नीचे होता है। नेक्स्ट है एक तत्व दो भिन्न भिन्न ऑक्साइड A और B बनाता है। कोई भी तत्व जो है, तत्व क्या होता है आपका, एलिमेंट क्या होता है, ये आपका सिंगल धातु होती है, मतलब सिंगल एक परमाणु होता है। जैसे O2 है, N2 है, H2 है, ये क्या है, सिंगल परमाणु है। ठीक है, O2 में क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन है, इसमें दोनों नाइट्रोजन है, इसमें दोनों हाइड्रोजन है। तत्व मिलके यौगिक बनाते हैं और यौगिक मिलके मिश्रण बनाते हैं। दोनों ऑक्साइड क्या है, A और B। दोनों कमरे के तापमान पर रंगहीन है, कोई कलर नहीं है, ना कोई ऑर्डर है, और दोनों क्या है, गैसेज हैं।
ये गैस जो है वो तो मानव के लिए हानिकारक है। ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और इसी को हम ग्रीन हाउस गैस जो है उसमें भी यूज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नहीं, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना CO, ये क्या होता है जब आप किसी भी बंद कमरे में सिगड़ी जला के सो जाते हैं या फिर अंगीठी जिसको बोलते हैं, कई बार ऑल आउट होती है या फिर कोयला जल रहा होता है कि कहीं पे भी, तो उस केस में क्या होता है बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड जो है उसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को तुरंत कट कर देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दिस इज योर ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैस होता है उसमें CFC होती है, CO2 होती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, NO2 है, CO2 है, CFC है, और आपका वाटर वेपर होता है, ठीक है। ये सब क्या है आपकी मीथेन होती है, ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैस में मीथेन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, इनके जो गोबर वगैरह होता है उसमें क्या होता है मीथेन गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। दूसरा जो दलदली एरिया होता है वहाँ पे भी मीथेन गैस सबसे ज़्यादा मिलती है। अब यहाँ पे क्या बोला है, दो डिफरेंट ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दोनों कलरलेस हैं, दोनों का कोई कलर नहीं है, ना कोई स्मेल है ना, और दोनों ही क्या है रूम टेम्परेचर पे गैस है। रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। ए जो है वो तो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और बी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना, मैं उसको वापस बता रही हूँ आपको। एक तो इसमें होता है वाटर वेपर। कौन कौन सी होती है? वाटर वेपर, ये चीज याद रखिएगा। मीथेन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, CO2 होता है, NO2 होता है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय में केवल फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज जो होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। आपकी फॉर्म चेंज होगी, लिक्विड टू गैस हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। और जो फिजिकल चेंज होता है ना, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होती हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है ना, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। आप रस्टेड आयरन से कभी भी वापस से लोहा नहीं बना सकते, ठीक है। आइसक्रीम अगर पिघल गई तो उसको वापस फ्रिज में रख के आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई नया सब्सटेंस बना नहीं, सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। आइसक्रीम का जमना और कैंडी का घुलना, ये दोनों ही क्या है? फिजिकल चेंज है। आइसक्रीम जम गई, मेल्ट हो गई, जम गई, मेल्ट हो गई। कैंडी घुल गई, उसको वापस से आप सॉलिड बना सकते हैं। अगर ब्रेड या रोटी जल गई है, मान लीजिए आप कोई रोटी सेक रहे हैं, वो रोटी जल गई, तो आप फिर से रोटी बना देंगे? नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? एक नए सब्सटेंस में। तेल उबलना, रोटी या ब्रेड का जलना, कॉपर का संक्षारण, जहां पर भी कोरोजन आ जाएगा ना, ये वर्ड्स याद रखिएगा, जहां पे भी कोरोजन आ जाए ये आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बनता है। जहां भी रस्टिंग आ जाए, जहां भी जलना आ जाए, बर्निंग आ जाए, ये सारे क्या हैं आपके केमिकल चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। और जो केमिकल चेंज होता है ना, इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टीज तो चेंज होती ही है, लेकिन इसमें नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। ये आपका पॉलीमर से क्वेश्चन आया है। पॉलीमर्स जो होते हैं ना, इट्स अ सीरीज ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। ये कार्बन की एक श्रृंखला जो होती है वो पॉलीमर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है। जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें सबसे पहला आपसे पूछा है S1 पॉलिस्टर। पॉली का मतलब होता है बहुत लंबी चेन, और पीछे जो वर्ड लगा रहेगा ना, बस उसी की एक लंबी चेन होती है, ठीक है। जैसे पॉलिस्टर है तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ एस्टर, मतलब कार्बन की ऐसे बहुत लंबी श्रृंखला होगी और इसमें एस्टर ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो पॉलिस्टर एस्टर की पुनरावृत श्रृंखलाओं से बना होता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एस्टर एस्टर ग्रुप जो है वो एक बहुत लंबी चेन बना देंगे, जो कि एक रसायन है और एक विशिष्ट फलों की गंध देता है। जो एस्टर गैस होती है ना, उसके अंदर क्या होता है? एक पर्टिकुलर फ्रूटिंग स्मेल आती है, ठीक है। आप लैब में कभी देखिएगा कि जो एस्टर है उसमें से सड़े फल की जैसी, मतलब कुछ डिफरेंट स्मेल होती है। एस्टर जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है, और इसमें कार्बन का श्रृंखलन गुण इसकी लंबी श्रृंखला बनाता है, ठीक है। कार्बन का लंबा जो श्रृंखला होती है वो क्या होती है? से कार्बन जो है वो एक के साथ जुड़ के एक
पूरी चेन बना देते हैं। ये पॉलीमर्स में बहुत एक फेमस जो गुण होता है ना, दैट इज द कैटिनेशन ऑफ कार्बन सीरीज, ठीक है, कार्बन का श्रृंखलन। और जो एस्टर होता है वो कार्बन का बनता है, हाइड्रोजन का बनता है और ऑक्सीजन का बनता है, यानी कि CHO। एस्टर ग्रुप क्या होता है? CHO ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे S1 और S2 दोनों सही है और S2 जो है वो S1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है आपका NH4Cl। इसको एक उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि फर्टिलाइज़र। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये कंपोस्टिंग से बहुत अलग होते हैं। जो कंपोस्टिंग होती है वो बिल्कुल आपके सूखे पत्ते, सड़ा गला किचन वेस्ट उनसे मिलकर बनता है, जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो आपके NPK रिच होते हैं। ये क्या करते हैं, क्रॉप्स को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं और जो सॉइल होती है उसको कभी कभी इनफर्टाइल कर देते हैं। इसको आपने किसके साथ मिक्स किया? सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। मिक्स करके आपने गर्म किया, तब क्या होने की संभावना है? एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन होता है उसमें सॉलिड जो सब्सटेंस होता है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। इसमें लिक्विड फेज बीच में आती ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब आप NH4Cl और NaCl को मिक्स कर रहे हो तो NaCl तो नीचे रह जाएगा और जो सोडियम अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl है उसका क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन हो जाएगा, वो तो हवा में उड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड आपका नीचे हाथ में रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कभी भी सब्लिमेशन नहीं होता है। ये ना ही डिकम्पोजिशन प्रोसेस है और ना ही ये कॉम्बिनेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74। यहाँ पे बोला है सेजल के पास दो कलरलेस सॉल्यूशन है, यानी कि दो टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब है आपकी X और एक टेस्ट ट्यूब है आपकी Y। दोनों का सॉल्यूशन कैसा है आपका? कलरलेस, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है X और Y में हल्दी का सॉल्यूशन डालती है। इसमें भी उसने हल्दी डाल दी, ठीक है, टर्मरिक, और इसमें भी उसने क्या किया? हल्दी डाल दी। X का कलर जो है वो येलो हो गया। X किस में कन्वर्ट हो गया? येलो में। अब हल्दी डालने पे अगर कोई चीज़ येलो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो वो किस केस में होता है? या तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या फिर सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है, जैसे कि पानी, ठीक है। पानी के साथ कोई भी सब्सटेंस कुछ भी मतलब चेंज नहीं करता है। ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो भी एज इट इज रहेगा, फिनोफ्थिलीन डालोगे वो भी एज इट इज रहेगा, गुड़हल डालोगे वो भी एज इट इज रहेगा। और जो वाई है वो ब्रिक रेड हो गया। आपने शर्ट पे देखा होगा कई बार हल्दी के निशान लग जाते हैं, तो मम्मियाँ जब उसको साबुन से धोती हैं तो बिल्कुल रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होता है? रेड में। साबुन में क्या होता है आपका? क्षार, जिसकी वजह से वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाई क्या हुआ यहाँ पे? क्षार। अब उसने क्या किया? वाई को वो एक एक्स सोल्यूशन में डालती है। ये जो वाई है रेड कलर का कन्वर्ट हुआ था, ये इस रेड सोल्यूशन को वो येलो वाले सोल्यूशन यानी कि एक्स में डाल रही है। जब वो वाई को एक्स में डाल रही है तो जो लाल रंग है वो धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाता है। वाई सोल्यूशन को उसने एक्स में डालना चालू किया। एक्स में कलर कैसा था? येलो। तो ये जो है रेड कलर धीरे धीरे कैसा हो जाएगा आपका? लाइट रेड हो जाएगा। तो एक्स और वाई जो है उसका नेचर क्या है? जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है प्लस वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ क्या होगा? ये दोनों एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, जिस कंडीशन में क्लियरली डिनोट हो रहा है कि वाई जो है वो तो एक क्षार है और एक्स क्या है? अम्ल है। आई रिपीट, दो कलरलेस सॉल्यूशन लिए उसने, एक्स और वाई, दोनों में क्या किया? हल्दी डाली। एक्स किस में कन्वर्ट हुआ? येलो में। येलो में कन्वर्ट होने की क्या कंडीशन है? या तो वो एसिडिक हो या फिर वो वाटर हो, तो हमको अभी तो नहीं पता है। लेकिन वाई जो है वो कैसा है? ब्रिक रेड, यानी कि वो बिल्कुल कंफर्म है कि वो क्या है? बेस है। तो वाई तो बेस हो गया। अब वाई को वो धीरे धीरे एक्स में डाल रही है, तो वाई तो बेस हुआ, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब यहाँ पे ये सही है, लेकिन वाई इज बेस। जब बेस को आप एसिड में डालना चालू कर रहे हो, दोनों एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सॉल्ट का कंपोजिशन हो रहा है, ठीक है। और सॉल्ट कंपोजिशन होने पे क्या होगा? इसका कलर धीरे धीरे फेड होने लग जाता है। तो यहाँ क्या होगा? एक्स क्या है? डेफिनेटली एसिड है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखी होती तो आप क्या ऑप्शन टिक करते कि एक्स सीमित सूचना के आधार पर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब है यहाँ पे एक्सक्रीशन सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, ये हर जानवर में अलग अलग होता है। जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स में एक्सक्रीटरी और मतलब क्या निकलता है? एक्सक्रीटा, दिस इज योर यूरिया, ठीक है। जो आपके
मेराइन एनिमल्स होते हैं यानी कि जो फिश वगैरह होती हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटिव पदार्थ होता है दैट इज योर अमोनिया, ठीक है। और जितने भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं या फिर जो बर्ड्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है आपका एक्सक्रीटरी पदार्थ, वो होता है आपका यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, जो मेराइन एनिमल्स होते हैं ना उनको, जैसे फिश हो गया आपका, टेडपोल्स हो गए, मतलब जितने भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, अमोनिया रिलीज करने के लिए जो वाटर होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तभी अमोनिया बॉडी से रिलीज होता है और अमोनिया जो है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। फिर होते हैं रेप्टाइल और बर्ड्स, इनके अंदर यूरिक एसिड निकलता है। यूरिक एसिड के लिए वाटर जो है वो मॉडरेट क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। और जो यूरिया होता है ना उसको बॉडी से रिलीज करने के लिए वाटर जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, कई लोग पानी बहुत पीते हैं और कई लोग पानी बहुत कम पीते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि स्टूल पास नहीं होता, सब लोगों को स्टूल पास होता है। तो इसका मतलब होता है कि इसके लिए हम लोगों के लिए पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है, बिल्कुल सही बात है। जलीय प्राणियों को उत्सर्जन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जब वो उत्सर्जन ही नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। छिपकली जैसे प्राणी अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं। अभी बताया है कि छिपकली क्या है, रेप्टाइल, और रेप्टाइल क्या करती है, यूरिक एसिड। मानव मूत्र में सामान्यतः 50% जल और 50% यूरिया होता है, ये बात गलत है, क्योंकि जो ह्यूमन यूरिन कंपोजिशन होता है ना, एक चीज याद रखिएगा, इसमें यूरोक्रोम एक तो पिगमेंट होती है जिसकी वजह से आपका यूरिन कलर जो होता है वो येलो होता है। दूसरा, यूरिन के अंदर जो यूरिया होता है दिस इज योर 95 to 96%, और जो क्रिएटिन होता है वो प्रेजेंट होता है, और आप वाटर जो होता है ये होता है आपका 95 to 96%, और जो यूरिया होता है ये हार्डली 2 से 3% प्रेजेंट होता है। क्लियर? इससे ज़्यादा ह्यूमन जो यूरिक एसिड होता है, यूरिन पास जो होता है उसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में जब हम वॉशरूम यूज़ करते हैं, मतलब हम जो यूरिन पास करते हैं उसमें जो वाटर होता है वो तो होता है आपका 96%, और यूरिक एसिड होता है आपका 2 से 3%, ठीक है, यूरिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब है सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्याज की कोशिका, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बोला है प्याज की कोशिकाओं को ऑब्जर्व करते हुए कोई कोशिका द्रव्य में अनेक खाली दृष्टिगत बृहद एक्स संरचनाएं देख सकता है। प्याज की कोशिका मतलब क्या हुआ आपका, प्लांट सेल। क्लियर? ये क्या है, आपकी प्लांट सेल्स हैं। इसको ऑब्जर्व करते वक्त मान लीजिए कोई आपकी प्लांट सेल है और ये आपकी एनिमल सेल है। अब यहाँ पे क्या है, सेल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसमें बाहर सेल वॉल भी होगी, ठीक है। जो सेल साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी दृष्टिगत खाली एक्स संरचनाएं देख सकता है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी खाली संरचनाएं हैं। जबकि कपोल कोशिकाएं जो होती है यानी कि चीक सेल्स, ये क्या हुई आपकी एनिमल सेल। जो एनिमल सेल है उसमें ये जो खाली दृष्टिगत बृहद संरचनाएं हैं वो आकार में कैसी है, छोटी छोटी हैं, ठीक है। एक्स जो है वो उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जो कोशिका को क्या देता है, आकार देता है। कोई चीज, किसी भी चीज को अगर टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रही है तो उसका मतलब है वो उसको शेप देने की कोशिश कर रहा है जिससे वो पिचके ना। जल और पोषक तत्वों का भंडारण करता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर करके रखता है। एक्स जो है वो अमाइनो एसिड और शुगर को स्टोर करता है। सेम चीज एक्स। तो एक्स यहाँ पे क्या पूछा है, पहली बात तो आप ये देखिए, जब आप प्लांट सेल की स्टडी करते हैं ना तो उसमें एक चीज बहुत क्लियरली होती है कि वैक्यूल जो होती है ना वो सेंटर में होती है, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है, सेल साइटोप्लाज्म में अनेक खाली दृष्टिगत बृहद संरचनाएं हैं, ठीक है। और जो एनिमल सेल होता है ना उसमें न्यूक्लियस बीच में होता है, जबकि जो वैक्यूल्स होती हैं वो सराउंडिंग में होती है, मतलब पेरिफेरी की तरफ होती है। जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो कहाँ होगी, सेंटर में, और न्यूक्लियस कहाँ होता है आपका, पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। जो वैक्यूल होती है वो प्लांट सेल में टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल जो है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसका मेन काम होता है, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, ये स्टोरेज ऑफ फूड करती है। तो अमाइनो एसिड और शुगर स्टोर किया है, और यहाँ पे वाटर और पोषक तत्वों का भंडारण करता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। पेंगुइन में त्वचा पतली और कम वसा वाली होती है। पेंगुइन एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं। पहली बात तो ये पेंगुइन जो है वो आपका कैसा है, पोलर एनिमल है, ठीक है।
और जो ध्रुवीय एनिमल होते हैं उनमें कभी भी त्वचा जो होती है वो पतली हो ही नहीं सकती और वसा कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके अंदर फैट की जो है बहुत मोटी लेयर होती है। पोलर बियर में हम पढ़ते भी हैं, जिसकी वजह से इनको कम ठंड लगती है। दूसरा, जो हीट लॉस है वो बहुत कम होता है। पेंगुइन एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पेंगुइन होता है ना, ये हमेशा ग्रुप्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे पेंगुइन्स एक साथ एक दूसरे के चिपक के खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक दूसरे से सट के खड़े होते हैं तो बॉडी की जो हीट होती है उसकी वजह से इनको ठंड कम लगती है। तो यहाँ पे ए गलत है, कारण जो है वो बिल्कुल सही है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पे बोला है आपको कि कौन सा सुमेलित है वो समुच्चय सही है। वायरस जो होते हैं औषधियों के निर्माण में यूज होते हैं। जीवाणु जो है वो प्रजनन के लिए परपोषी जीव आवश्यक है। प्रोटोजोआ बहुकोशिकीय कवक अमीबा। वायरस जो होता है ना वो तब तक नॉन लिविंग होता है जब तक कि उसको होस्ट नहीं मिल जाता, और जैसे ही उसको एक लिविंग होस्ट मिलता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। तो वायरस का क्या होगा? प्रजनन के लिए परपोषी जीव आवश्यक है, मतलब पैरासिटिक होता है। इसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? एक होस्ट की ज़रूरत होती है। जो बैक्टीरिया होता है वो आपका मेडिसिन बनाने के काम में आता है। जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन से जो है वो मेडिसिन बनाई गई है, और ये किससे बना है? पेनिसिलिन नोटेटम। प्रोटोजोआ जो होता है वो आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया, ये सारे क्या है? आपके प्रोटोजोआ होते हैं। यानी कि ये आपके प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। इनकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होती। जो फंगस होता है वो कैसी होती है? मल्टी सेल्यूलर। फंगस जो होती है वो कैसी होंगी? मल्टी सेल्यूलर। इसमें आपको स्पायरोगायरा, ये सब क्या है? आपकी फंगस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, ए का है 2, बी का है 1। ए का है 2, बी का है 1, सी का है 4, डी का है 3। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। पौधे उगाने के लिए दोमट सॉइल जो होती है उसको उत्तम ऊपरी सतही मृदा मानने के कारण की पहचान कीजिए। मतलब उसको सबसे अच्छी सॉइल क्यों माना जाता है? इसमें लगभग समान मात्रा में छोटे और बड़े कण होते हैं। जो दोमट सॉइल होती है ना, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटी साइज के भी होते हैं और इसके पार्टिकल्स बड़ी साइज के भी होते हैं। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है। जो मिट्टी पानी को जितना ज़्यादा होल्ड करके रखेगी वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसमें खाद जो है वो ह्यूमस है। ह्यूमस क्या होता है? ऊपर की जो लेयर होती है ना उस पर आपकी पत्तियाँ, कुछ सड़ा गला सामान, मतलब वो आके धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहता है। ये भारी है और इसमें वायु थोड़ी होती है। ये जो सॉइल होती है ना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है, लाइट भी होती है, मतलब मॉडरेट है। वायु जो होती है इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। वायु इसमें थोड़ी नहीं होती, वायु इसमें ज़्यादा होती है। तो जो दोमट सॉइल होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होता है ना ये आपका क्ले सॉइल, ठीक है। जो क्ले सॉइल होती है आपकी लावा से बनती है, और एक होता है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल जो होती है आपकी, इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, जबकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ये स्मॉल साइज्ड पार्टिकल है, ये लार्ज साइज पार्टिकल्स है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या होता है? पानी बहुत जल्दी जल्दी बह के चला जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ये इन दोनों का मिक्सअप होता है। क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल मिलके क्या बना देती हैं? आपकी लोमी सॉइल। तो दोनों के ही फीचर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी बिल्कुल सही है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक लिंगी पौधा जो है उसको चुनिए। गुलाब, पपीता, सरसों और पिटूनिया। एक लिंगी पौधा मतलब होता है कि या तो आपके में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर क्या होता है? आपका एंथर्स होते हैं और दूसरा होता है आपका फिलामेंट, ठीक है। जो एंथर्स होता है उसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें आपके स्टिग्मा होती है, ठीक है, जो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। दूसरा इसमें स्टाइल होती है और तीसरा होता है इसमें ओवरी। ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स जो होता है वो सीड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स में हेल्प करती है। मतलब ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू सीड्स। तो एक लिंगी पुष्प मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो पपीता होता है ना इसके अंदर क्या होता है? या तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा या फिर इसके अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा, ठीक है। दिस इज करेक्ट। और एक होता है आपका बाइसेक्सुअल जिसके अंदर मेल भी होता है और फीमेल भी प्रेजेंट
होता है। अब यहाँ से आपकी पेडागोजी शुरू है। उन कथन की पहचान कीजिए जो वैज्ञानिक उद्यम के विषय में सत्य है। वैज्ञानिक उद्यम है साइंटिफिक एंटरप्राइज। साइंटिस्ट मेक पब्लिक देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू केयरफुली रिटन पेपर्स, पोस्टर्स एंड रिपोर्ट्स। जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी समझ को सावधानी पूर्वक लिखे गए पत्र, पोस्टर और रिपोर्ट के द्वारा सार्वजनिक करते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक पुरुष हैं क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन में पुरुष बेहतर है, ये अपने आप ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये किसको सपोर्ट कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप, कि मतलब जो मेल हैं सिर्फ वही अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं क्योंकि उनकी जो साइंटिफिक थिंकिंग होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे क्या डिनोट किया गया है कि फीमेल की साइंटिफिक थिंकिंग अच्छी नहीं होती, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट है विज्ञान जो है वो एक क्रिएटिव फील्ड नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि विज्ञान जो है वो हमेशा एक क्रिएटिव फील्ड है। विज्ञान में ही सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी की जाती है और वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में कोई तथ्य स्थापित करने के लिए अनुभवजन्य आंकड़े पर निर्भर करता है। यानी कि साइंटिस्ट रिलाय हेविली ऑन एम्पिरिकल डाटा टू सेटल क्लेम अबाउट द नेचर। तो यहाँ तो वैसे ही गलत हो गया कि वो क्रिएटिव फील्ड नहीं है। विज्ञान के सबसे अधिक संजोए गए विचारों को अस्वीकार, जुटलाया या रूपांतरित किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो साइंस होता है ना, इसके अंदर जितने भी आइडियाज़ होते हैं उनको हम डिसअप्रूव भी करते हैं, वो गलत भी हो जाते हैं और उनको मॉडिफाई भी किया जाता है। लेट्स सपोज न्यूटन ने थ्योरी दी, तो न्यूटन की थ्योरी को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, उसको हो सकता है गलत भी ठहरा दिया जाए। तो किसी भी थ्योरी को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए एंड डी। तो ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें भूतकाल की रुचिपूर्ण कहानियां रंगीन बॉक्सों में दी गई हैं। जैसे साइंस की आप एनसीईआरटी की जब बुक्स पढ़ते हैं तो छोटे छोटी सी कहानियां यहाँ साइड में लिखी रहती हैं, कुछ कुछ डायग्राम बना के, क्लाउड जैसी स्ट्रक्चर या कुछ बना के। ये कहानी ऐसी है कि आमाशय की कार्यविधि की खोज तब हुई, जो स्टमक है उसकी प्रोसेस की डिस्कवरी तब स्टार्ट हुई जब डॉक्टर विलियम बिमाउंट के मरीन एलेक्स सेंट मार्टिन एक बंदूक की गोली से बुरी तरह से घायल हुए थे। ये डॉक्टर हैं विलियम बिमाउंट, इनके जो मरीज हैं एलेक्स सेंट मार्टिन वो बंदूक से घायल हो गए थे। तो साइंस जो है वो शिक्षण अधिगम के कौन से उद्देश्य हैं जो उपरोक्त को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने से पूरे हो रहे हैं? मतलब क्या रीज़न है कि हम इन चीज़ों को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं? एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास करना, विज्ञान की प्रकृति की समझ का विकास करना, इस बोध का विकास करना कि ये घटना खोज को जन्म देती है, खेल कहानियां सम्मिलित कर सामग्री का भार कम करना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझिए, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, टू डेवलप ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही बात है। अगर हमको हिस्ट्री का ज्ञान होगा ही नहीं, अब ये चीज़ें अगर ऐसे साइंस की बुक में लिखी हुई हैं तो हमको पता चलता है ना कि कौन से डॉक्टर ने किस चीज़ की डिस्कवरी की और हिस्ट्री में ऐसा क्या क्या हो चुका है। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ साइंस, साइंस का जो नेचर है वो कैसा है, साइंस टेंटेटिव है तो उसकी नेचर को समझने के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। टू डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ हाउ एन इंसिडेंट गिव राइज टू डिस्कवरीज, कि कोई भी इंसिडेंट जो है वो डिस्कवरीज को कैसे जन्म देता है। यहाँ पे स्टमक की वर्किंग कब स्टार्ट हुई? जब उनके पेशेंट को गोली लगी। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कंटेंट, यहाँ पे बर्डन को कम करना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है और साइंस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ अ टीचर बिगिंस विद अ डिस्कशन, एक टीचर जो है वो क्लास में किसी भी डिस्कशन को स्टार्ट करता है ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके, followed by chemical properties and angle slab activities to demonstrate the reaction of few metals with dilute acid. This approach to sequencing of teaching learning activity will be termed as। कोई टीचर है जो धातु और अधातु की भौतिक विशेषताओं पर विचार विमर्श से प्रारंभ कर उनकी जो रासायनिक विशेषताएं हैं उनके बारे में बताता है। उसके पश्चात कुछ धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया को दिखाने के लिए प्रयोगशाला में वो क्रियाकलाप की व्यवस्था करती है। ज्ञापन अधिगम क्रियाकलाप के क्रमीकरण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उससे सबसे पहले क्या किया है, केमिकल जो रिएक्शंस हैं और जो फिजिकल मतलब जो उसके फीचर्स हैं उनको पहले उसने बता दिया है। उसके बाद पश्चात वर्ड लगा हुआ है, उसके बाद वो क्या कर रही है, उस अभिक्रिया को करके दिखा रही है। जो मेटल होता है उसको एसिड के साथ रिएक्ट करके दिखा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, ये कैसे जा रही है, नियम टू उदाहरण। पहले उसने नियम बताया है, उसके बाद वो बच्चों को उदाहरण की तरफ लेके जा रही है। तो ये जो अप्रोच होगी, दिस इज योर डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच कैसी होती, जहाँ वो पहले ये चीज बच्चों को करने देती कि जो मेटल है उसकी डाइल्यूट एसिड के साथ बच्चों को पहले रिएक्शन साइंस एक्सपेरिमेंट करने देती लैब में, फिर उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती। डेमोन्स्ट्रेशन होता है जहाँ पे जब आप कोई भी चीज़ क्लास में करके दिखाते हैं, ठीक है, बच्चा पैसिव रूप से इस केस में बैठा रहता है। और जांच आधारित क्या होता है, इंक्वायरी बेस्ड, ये अलग अप्रोच होती है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। मालती जो है आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, घनत्व के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद देखती है कि स्टूडेंट जो है वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं समझे हैं। शी कम्स अप विद मैनी एक्टिविटीज टू डू इन द क्लास, वो बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ क्लास में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड बेस्ट एड्रेस द अबव इशू, टेक अ बॉल, पुट इट इन फ्रेश वाटर, एड सोल्ट एंड सी द डिफरेंस। उसने पहले फ्रेश वाटर लिया और फिर उसने सॉल्टेड वाटर लिया। अब इसमें इसने पानी भरा और इधर भी इसने नमक का पानी भरा। पहले बॉल डाली तो वो क्या की, फ्लोट करेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर क्या है, इसकी डेंसिटी बॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही सॉल्टेड वाटर हुआ तो यहाँ क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉल जो है वो पानी में सिंक कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है टेकिंग एन एम्प्टी ग्लास मग एंड इमर्जिंग इट इनटू वाटर एंड मेकिंग चिल्ड्रन ऑब्जर्व द बबल्स ऑफ एयर राइज। जब आप खाली ग्लास जो है पानी से भरे बीकर में खाली ग्लास उल्टा करके डिप करते हो तो वो एयर बबल्स बनाता है। मेक स्टूडेंट्स देमसेल्फ डिटरमाइन इफ एन ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट, बच्चे को खुद ये जानने का मतलब मौका दो कि ऑब्जेक्ट सिंक डूब जाएगा या फ्लोट करेगा। आस्क स्टूडेंट्स टू डिजाइन ए टॉय सबमरीन, जो सबमरीन होती है वो पानी के ऊपर चलती है, क्यों, क्योंकि ये ब्यूएंट फोर्स जो है उस पर काम करता है। आस्क स्टूडेंट्स टू डिजाइन ए लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर दूध जो है उसमें यूज किया जाता है, यहाँ इसका कोई भी काम नहीं है। यहाँ बात हो रही है प्रेशर और ब्यूएंट डेंसिटी और ब्यूएंट फोर्स की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर, ओके, हिंदी में है कि एक गेंद ले, उसे ताजे पानी में डालें, फिर लवण वाले पानी में डालें, कांच का एक खाली मग लें, जल में डुबोएं, बच्चों को वायु के उड़ते बुलबुले दिखाएं, विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञात करने दें कि वस्तु डूबेगी या तैरेगी, विद्यार्थियों को खिलौना पनडुब्बी की अभिकल्पना करने के लिए कहें। ये वाली चीज़ जो है आपका डेंसिटी पे बेस्ड है, ये चीज़ जो है आपकी डेंसिटी है, ये चीज़ क्या है, ये भी डेंसिटी है, और ये क्या है आपका ब्यूएंट फोर्स। क्लियर, तो यहाँ ABCD जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। NCF 2005 जो है उसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8 के बच्चे साइंस करिकुलम में क्या अनुशंसित किया गया है। सैद्धांतिक नियमों को सिद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयोगों को प्रस्तावित करने की आवश्यकता है, एक आगमनात्मक उपागम द्वारा ही संप्रत्यों तक पहुंचना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा विज्ञान के साथ समकालित होनी चाहिए, और सुझाए गए क्रियाकलाप और प्रयोग सस्ते और सरलता से उपलब्ध सामग्रियों से किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे आपको बोला है कि जो NCF 2005 है उसके हिसाब से जो अपर प्राइमरी स्टेज है उसमें साइंस करिकुलम में कौन सी चीज़ रिकमेंड की गई है। जो सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन है दैट नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस टू वेरीफाई थियोरेटिकल प्रिंसिपल, जो सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन होता है सैद्धांतिक नियम को सिद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयोगों को प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। जरूरी तो नहीं ना कि हर बार आप थियोरेटिकल जो लॉ है उसको प्रूव करने के लिए हमेशा एक्सपेरिमेंट ही करें, कई बार हम चीज़ों को वैसे भी डिफाइन करते हैं। एक आगमनात्मक उपागम द्वारा ही संप्रत्यों तक पहुंचना चाहिए, नहीं, हर बार जरूरी नहीं होता कि आप इंडक्टिव अप्रोच रखें, कई बार डिडक्टिव अप्रोच रखनी भी जरूरी होती है। वोकेशनल जो एजुकेशन होती है उसको साइंस के साथ समाकलित करना चाहिए, नहीं, सुझाए गए क्रियाकलाप और प्रयोग जो है वो सस्ते और सरलता से उपलब्ध सामग्रियों से किए जाने चाहिए, कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट्स बुक में दिए हैं, एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सजेस्ट किए गए हैं वो इनएक्सपेंसिव होने चाहिए और इजीली अवेलेबल हो, वो चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, NCF 2005 किसने दिया था, प्रोफेसर यशपाल। इनकी टैगलाइन क्या थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, अब है खुली पुस्तक प्रश्न की भावना से संरेखित विचार या विचारों का चयन कीजिए। ओपन बुक क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें बच्चों को फ्री हैंडेड उनको जो थिंकिंग है, उनकी रीजनिंग थिंकिंग है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। यह विद्यार्थियों में मूल्यांकन का भय कम करता है, पुस्तकों की खोज करने का पूरा अवसर देता है,
विद्यार्थी के कॉन्सेप्ट को जांचने और समझने में मदद नहीं करता, सभी विद्यार्थियों को सभी पुस्तकों को पूर्ण रूप से पढ़ने और याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप प्रैक्टिकली देखेंगे ना, तो यहाँ लिखा है जांचने और समझने में मदद ही नहीं करता। जब आप बच्चे को फ्री हैंडेड छोड़ रहे हैं, बच्चे को एक खुद चीज़ों को डिस्कवर करने दे रहे हैं, तो उस केस में तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल जो थिंकिंग है, वो हम इजीली जज कर सकते हैं। चीज़ों को रटना और क्रैमिंग जो होती है, रूट मेमोराइजेशन, उसको सपोर्ट नहीं करना है। एक तो ये बच्चों में इवेल्यूएशन का डर कम कर देता है, दूसरा जो बुक होती है उसकी खोज का पूरा अवसर बच्चों को देता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। शोध सुझाते हैं कि बच्चे शरीर के अंगों को नामांकित करने के बावजूद शरीर के कुछ आंतरिक अंगों की अवस्थिति से अज्ञात ही रहते हैं। उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना उपयुक्त होगी? शरीर के सभी आंतरिक भागों के फ्लैश कार्ड लाना और बच्चों को उन्हें प्रेक्षित करने में सहायता करना, मानव शरीर के जीवन आकार के चित्र बनाने और उन्हें नामांकित करने, उन्हें उपयोग में करने में बच्चों की सहायता करना, बच्चे के सभी अंगों के प्रकारों को समझने हेतु गृह कार्य देना, बच्चों को शरीर के अंगों के नाम याद करने के ऊपर आधारित सृजनात्मक खेल खिलाना। पहली चीज यहाँ देखिए, बच्चों को शरीर के जो अंगे हैं, शरीर की बॉडी पार्ट जो हैं, उनको नामांकित कर दिया आपने, उसके बाद भी वो आंतरिक अंगों की अवस्थिति से अनजान है कि मतलब जो ऑर्गन है वो कहाँ कहाँ प्लेस्ड रहते हैं। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? हम इस कंडीशन में जीवन जो है, शरीर का जो जीवन आकार है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है, उसका डायग्राम बनाएंगे, उसको नामांकित करेंगे और उन्हें उपयोग करने में बच्चों की सहायता करेंगे। मतलब बच्चों को समझा के फिर उनको भी करने देंगे एक्सपेरिमेंट, उनसे पूछेंगे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ कहाँ प्लेस्ड होता है। फ्लैश कार्ड लाने से और उनको डेमो देने में बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि बच्चा उसमें पैसिव हो जाएगा। शरीर के सभी अंगों के समझने के लिए गृह कार्य देना, जब बच्चे को आप गृह कार्य दे देंगे तो वो तो चीज़ें रटेगा, बुक से कॉपी करेगा, लिख देगा। नाम याद करना वही रूट मेमोराइजेशन है, तो ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 कि मानव शरीर का जो जीवन आकार है उसका चित्र बनाना, उसको नामांकित करना और उन्हें उपयोग करने में बच्चे की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संरचनावाद होता है, इसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। बेसिकली बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक यहाँ पे होगा, खुद खोज करेगा और खुद सीखेगा। शिक्षक से शिक्षार्थी का ज्ञानार्जन संप्रेषित करना अनुमानित है, ये गलत चीज़ है। क्यों? टीचर जो है वो बच्चे को ज्ञान ट्रांसफ़र नहीं करेगा। मतलब किसी भी टीचर को अगर किसी भी टॉपिक की नॉलेज है तो वो नहीं क्लास में डेमो दे देगा या फिर व्याख्यान दे देगा, नहीं। संरचनावाद में बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, खुद खोज करता है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और डिसइक्विलिब्रियम संरचनावादी चिंतन और संप्रत्य परिवर्तन का आधार है। ठीक है, जो एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन है, ये मैं कई बार आपको समझाई हूँ, ये जीन पियाजे की थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, कि एसिमिलेशन जो होता है, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है ना, उसमें और नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। जबकि जो एकोमोडेशन होता है, इसमें आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, इसका एक टर्म होती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जो है उसको मैनेज करना। ठीक है, जहाँ पे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जो है वो प्रॉपरली काम करते हैं। बच्चे का जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें अगर संशोधन हो रहा है तो बच्चा एकदम से घबराए ना। दिस इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ए गलत है, जबकि जो अभिकथन 2 है वो बिल्कुल सही है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और डिसइक्विलिब्रियम जो होता है वो संरचनावादी चिंतन और संप्रत्य परिवर्तन का आधार है। और डिसइक्विलिब्रियम का क्या होगा? जहाँ पे बच्चा अपने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को मैनेज नहीं कर पाता। मतलब चीज़ों को चेंज जब होने लगती हैं, उसका जो स्कीमा जब चेंज होने लगता है तो वो थोड़ा सा पैनिक करता है। इन एन इंक्वायरी सेंटर्ड क्लासरूम और टीचर वुड, जो जांच केंद्रित कक्ष है उसमें टीचर क्या करेगा? एसेस प्रियर नॉलेज एंड यूजिंग इट एज ए बेसिस फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसका आकलन करेगा और नए संप्रत्य को प्रस्तावित करने के लिए उसको बेस के एज ए यूज करेगा। क्वेश्चन पूछेगा जो कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है उसको सपोर्ट करेंगे। मिनिमम वेट टाइम देगा व्हेन ए क्वेश्चन कम्स अप। जैसे आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मान लीजिए अगर आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते हैं, आप उसको 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, तो जस्टिफाइड है। लिसन एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन, बच्चे को सुनो। जो बच्चा अपने नेव थ्योरी लेके आता है ना कि चींटी ऐसे क्यों करती है, धरती गोल क्यों घूमती है, तो उसको सुनो और फिर
स्टूडेंट के जो मिसकंसेप्शन है उनसे मतलब उससे अपने आप को अवेयर करो। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन ये जो है किसी भी प्रश्न के उठने पर न्यूनतम प्रतीक्षा समय देना, ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका गलत आंसर है। पूर्व ज्ञान का आकलन करना, नए कॉन्सेप्ट को प्रस्तावित करने के लिए उसको प्रीवियस नॉलेज को आधार के रूप में यूज करना, ऐसे प्रश्न पूछना जिसमें तर्क संगत चिंतन कौशल जरूरी हो, भ्रांतियों को सुनना और उनसे अवगत होना, लेकिन प्रश्न पूछने पर न्यूनतम समय देना ये गलत है। Which of the following are not the recommendations according to NCF 2005 for upper primary stage science curriculum? Choose the appropriate response। जो NCF 2005 है, ठीक है, NCF 2005 के हिसाब से जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है 6 से 8, उसका जो साइंस करिकुलम है उसमें कौन सी अनुशंसा उसने नहीं की है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करने हैं। विज्ञान के संप्रत्य को वास्तविक जीवन अनुभव से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे का जो रियलिस्टिक लाइफ है उससे जोड़ के अगर आप बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, बहुत इजीली सीखता है। सूचना परिभाषा व्याख्या सीधे दे देना, बच्चे को रटाना नहीं है, उसके दिमाग में चीज़ों को लेकर रूट मेमोराइजेशन नहीं करना है, उसके दिमाग में चीज़ें भरनी नहीं है। विद्यार्थी के लिए ऐसी स्थिति सृजित करना जिसमें वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, बिल्कुल सही बात है। बच्चा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, तो बच्चे को खुद डिस्कवरी करके चीज़ों को क्रिएट करने दीजिए। अधिगम को विस्तृत करना और जहाँ तक हो सके पाठ्य पुस्तक से दूर रहना। बच्चे को जब आप सिलेबस से ही दूर कर दोगे, टेक्स्ट बुक से ही दूर कर दोगे तो बच्चा सीखेगा कैसे, तो यहाँ पे बी और डी जो है वो बिल्कुल गलत है। आई जस्ट होप गाइस कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो आप कमेंट्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।